हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और लास्ट लेक्चर में हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स साथ साथ में बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड्स बहुत सारे देख लिए थे। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के मेन रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन आज बात होगी उनके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इनका मेन रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, बेंजीन और उनके भाई लोगों का। बेंजीन है, ठीक है, नेप्थलीन है, फ्यूरॉन, थायोफीन, जो भी पायरोल। लेकिन हम लोग जो भी बात करेंगे अभी बेंजीन के रिस्पेक्ट में, पहले हम बेंजीन को अच्छे से समझेंगे और बाद में इस चीज़ को बाकी बाकी जो उसके और परिवार के लोग हैं, मतलब एरोमेटिक फैमिली के लोग हैं, उन पे एक्सटेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे आगे के लेक्चर्स। अभी पूरा फोकस बेंजीन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कोई सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। कोई सिंगल रिएक्शन का नाम नहीं है, कोई एक रिएक्शन नहीं है। ऐसे आप कम से कम एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10-15 रिएक्शन तो पूरे 12 तक देख ही लेते हैं। इस कैटेगरी के रिएक्शन, इस कैटेगरी के रिएक्शन आप एटलीस्ट जहाँ तक लमसम 12 तक आप पढ़ते पढ़ते 10-15 रिएक्शन देख लोगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, चूंकि 11th के लेवल पे बात की जा रही है, अभी हम फोकस करेंगे केवल 5, उनमें से जो 5 अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे आता रहेगा। तो 5 रिएक्शन की बात करेंगे। इनको समझ लिया तो आगे जब आएंगे चीज़ें बाकी जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप बहुत आसानी समझ लोगे। एक बार पैटर्न समझ लोगे भाई। मैंने कहा कि एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, एक पूरा पैटर्न है, फैमिली ऑफ रिएक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ सिमिलरिटी भी तो होंगी। कहीं ना कहीं उन सारे रिएक्शन में जब सारे एक ही कैटेगरी के हैं तो सिमिलरिटी होगी। उन सिमिलरिटीज को अगर आज हम समझ लेंगे तो 12th में जो आएंगे आगे, ठीक है, वो सब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मेन रिएक्शन है। तो पहले देखते हैं कि होता क्या है इसमें। होता क्या है भाई, बेंजीन धनी आदमी है। धनी आदमी मतलब न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई इसमें, न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की भाई पैसा है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करता है इस रिएक्शन में? बेंजीन के पास याद रखिए 6H है, 6H। इस रिएक्शन में होता क्या है भाई? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी को हटा के किसी को लगना, किसी को हटा के कुछ लगना, किसी चीज को हटा के कुछ लगना। तो वो चीज है यहाँ पे हाइड्रोजन, वो चीज है यहाँ पे हाइड्रोजन। बेंजीन में से ये हाइड्रोजन हटा के कुछ लगाना, कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। देखेंगे ई प्लस क्या है, बहुत सारे ई प्लस पढ़ना हमको, लेकिन अभी बात करेंगे हम 5 इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे आज के लेक्चर्स में। कब मतलब 11th के लेवल पे 5 इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे, बाकी इलेक्ट्रोफाइल आपको आगे भी मिलेंगे। ये कोई याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं है, थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ा जा रहा है बस। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल बहुत सारे पढ़ेंगे, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, R प्लस। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसमें और H प्लस को हटा के, किसी भी एक H को हटा के कहीं लगा दीजिए, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और किसी H प्लस को हटा के लग जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन में से किसी H प्लस को हटा के कहीं लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई, H प्लस भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है। चूंकि एक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, चूंकि एक इलेक्ट्रोफाइल नया इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इस कैटेगरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसमें देखेंगे बेंजीन धनी आदमी है, वो किसी पर इलेक्ट्रॉन रिच है, धनी का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन रिच है, वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चीज को इलेक्ट्रॉन देगा। ये कैरेक्टर आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। तो चलिए देखते हैं इन रिएक्शन के बारे में। भाई ई प्लस तो कुछ है नहीं, ई प्लस एक जनरल व्यू लिखा गया है, अब हमको थोड़ा स्पेसिफिक चलना है। तो किन रिएक्शन की बात करेंगे आज, उनको एक बार एक नज़र देख लेते हैं। मैंने कहा ये 10-15 रिएक्शन एटलीस्ट है, वो भी लमसम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनमें से हम 5 रिएक्शन की बात करेंगे, इस कैटेगरी के 5 रिएक्शन की बात करेंगे। इनको समझ लेंगे तो आगे वाला पैटर्न भी आसान ही होगा। पहला है हेलोजिनेशन। पहला क्या है? हेलोजिनेशन। बेंजीन पे कोई हेलोजन लगाना, Cl Br ये सब, ठीक है। फिर एल्काइलेशन, वो भी नाम, ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रेलक्राफ्ट, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है ये। बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप लगाना, जैसे मिथाइल, एथाइल, ये सब एल्काइलेशन। फिर एसाइलेशन, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप को याद रखिए, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। इस ग्रुप को बोलेंगे हम, जो भी नाम पहली बार आएंगे जरूर मेंशन किए जाएंगे। ये ग्रुप कहलाता है केमिस्ट्री में एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप।
अब यहाँ आर बहुत कुछ हो सकता है, आप जानते हैं आर मतलब मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, बहुत कुछ हो सकता है। फिर कॉन्केस्टोसो4 कॉन्केचिनो3 नाइट्रेशन, और कॉन्केस्टोसो4 से SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन। तो इन पांचों रिएक्शन का 11th के लेवल पे यही इंपॉर्टेंट है पांचों, हम समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आगे देखें। इनका डिटेल डिस्कशन अब हम करेंगे, इन रिएक्शन का डिटेल बात करेंगे। ये तो भाई लमसम हो गया कि भाई ये रिएक्शन पढ़ना है, याद नहीं करना है। डिटेल मैकेनिज्म के साथ साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स सब बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है हैलोजिनेशन। पहला क्या है? हैलोजिनेशन। एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको समझ के याद रखिए कि आगे भी आने वाले आप 10 रिएक्शन को कम से कम समझ सकते हैं। ये केवल सिंगल रिएक्शन नहीं, केवल ठीक है, पढ़ रहे हैं बेंजीन के बारे में, याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जो भी लिखेंगे वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में, लेकिन इतना दिमाग में रखेंगे कि बेंजीन ही केवल एरोमेटिक नहीं है, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने हकल उल पढ़ते समय बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, सबको देखा, तो उनके भी रिएक्शन है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले सिंपल सिंपल सबसे सिंपल सदस्य बेंजीन ही है। हैलोजिनेशन, व्हेन बेंजीन इज reacted with when benzene is reacted with chlorine or bromine, chlorine or bromine, in presence of Lewis acid catalyst, Lewis acid catalyst like AlCl3 जो कि मोस्ट फेमस कैटलिस्ट है, FeCl3, AlCl3, FeCl3, FeBr3, AlBr3, etc. It produces halobenzene, क्लोरो और ब्रोमो लिख देते हैं। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो ऑब्लिक ब्रोमोबेंजीन। भाई क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरो लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ब्रोमीन करेंगे तो ब्रोमो लग जाएगा। देखिए देखिए रिएक्शन और डिटेल देखिए। इतना ध्यान देना कि भाई जब सबका एक ही कैटेगरी है, नाम अलग अलग है वाले से, ये 5 रिएक्शन लिखे जाएंगे, तो कुछ कुछ कॉमन फीचर होंगे। उन फीचर्स को अगर हम समझ ले तो आगे रिएक्शन लिखना और उनको समझना बहुत आसान होगा। कॉमन फीचर्स पे ध्यान देंगे, अलग है नहीं, थोड़ी थोड़ी तो चीज़ें अलग है, लेकिन बहुत कुछ कॉमन होगा, ये आपको दिखेगा। ये आपको बिल्कुल लगेगा कि सर एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं। यही मेन है कि अगर ये ऐसे लगने लगे तो समझो कि समझ गए, आपने मेन पैटर्न पकड़ लिया है। जब लगने लगे सर एक ही चीज़ को घुमा फिरा के लिख रहे हैं, ये जरूरी है, तो आप समझ गए कि भाई ये रिएक्शन का पैटर्न क्या है। चलिए, ये है बेंजीन का रिएक्शन कराया, चलिए क्लोरीन से, ब्रोमीन भी ले सकते हैं आगे और करेंगे भी, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये सब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का भाई आप काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कैसे काम करता है। कैटलिस्ट का काम रिएक्शन कराना नहीं, रिएक्शन को स्पीड अप कराना है। उसके बिना भी रिएक्शन हो सकता है, AlCl3 के बिना भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन फिर स्लो होगा, रिएक्शन टाइम लगेगा। AlCl3 ये सब कैटलिस्ट क्या करेंगे? रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करेंगे। अब कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। कैटलिस्ट यूजुअली क्या करते हैं? कोई मजबूत बॉन्ड जो होता है, जो आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा होता है, उसको कमजोर करने में हेल्प करते हैं। इतना आप देखिएगा कैटलिस्ट का फीचर। वो क्या करते हैं? किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को वीक करने में हेल्प करते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए, और कोई काम नहीं है उनका, कंजम्पशन नहीं होता। AlCl3 का जितना भी अमाउंट लेंगे वो सब आपको मिल जाएगा वापस, कंजम्पशन नहीं होता, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। कंजम्पशन जिसका हो गया वो तो रिएक्टेंट हो गया, AlCl ये बनेगा, Br लेंगे तो Br लग जाएगा। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म बताएगा कि AlCl3 का क्या रोल है। AlCl3 चाहे ये AlBr3 ये सब कोई भी कैटलिस्ट हम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप है, क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं तो हम लोग डिटेल लिखेंगे, आगे तो रिपीट ही होने वाला है। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल कोई बनेगा, वही तो इलेक्ट्रोफाइल आके रिंग पे लगता है, नाम ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इसमें क्या होगा? Cl बॉन्ड Cl AlCl3 से रिएक्शन होगा। Cl अपना लोन पेयर दे के L किसको देगा? AlCl3 को, क्योंकि Al के पास क्या है? AlCl3 लेविस एसिड है भाई, Al का p ऑर्बिटल खाली है, Al का देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है AlCl3 का, ठीक है, हाइपोवेलेंट है ये। AlCl3 Al के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा और ये बना लेगा,
देखना देख, AlCl3 किस तरह से इसको वीक करने में हेल्प करेगा। अब देखो, इस जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा AlCl3, ये बनेगा बॉन्ड, Cl अपना लोन पेयर देके क्या करेगा, Cl अपना लोन पेयर देके AlCl3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और इस तरह Cl पे आएगा प्लस चार्ज। अब देखो, जैसे ही Cl पे प्लस चार्ज आएगा, इससे हुआ क्या, इससे ये क्या किया इसने, Cl बॉन्ड Cl क्या था, नॉन पोलर। AlCl3 का कोई और रोल नहीं है, कैटलिस्ट का काम ही है कि कोई कोई मजबूत बॉन्ड को कमजोर करने में हेल्प करे ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। कैसे हेल्प कर रहा है वो मैकेनिज्म बताता है। Cl ने क्या किया, Cl2 एक नॉन पोलर का मॉलिक्यूल था, जैसे ही उसने AlCl3 आपने ऐड किया, उसने उसको पोलराइज कर दिया, उसने उसको क्या कर दिया, बॉन्ड को पोलराइज कर दिया AlCl3 के प्रेजेंस में। अब ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा तो आसानी से यहां से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से यहां से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, आसानी से यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस। देखो, यही है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, यही है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, यही है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। देख, पहला स्टेप बताता है कि AlCl3 का रोल क्या है, किस तरह उसने नॉन पोलर बॉन्ड को पोलराइज करके, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प किया। AlCl3 क्या कहता है, करता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है, नॉन पोलर बॉन्ड को पोलराइज करने में हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे AlCl3 कंज्यूम नहीं होगा, वापस मिल जाएगा आपको, उसका काम हो चुका है। दूसरा स्टेप होता है रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ रिंग। दूसरा स्टेप क्या है, अब Cl प्लस बन गया, अब ये रिंग से रिएक्शन करेगा, अब आएगा रिंग का रोल, अब आएगा बेंजीन रिंग का रोल। बेंजीन रिंग धनी आदमी है, न्यूक्लियोफाइल है, अब वो Cl प्लस जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बेंजीन। रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ रिंग, विथ बेंजीन रिंग, विथ बेंजीन चले नहीं देते हैं, विथ बेंजीन। यही सबसे मेन स्टेप है, याद रखिएगा। सेकेंड स्टेप है मेन स्टेप, बहुत काम का है, इसका इंफॉर्मेशन बहुत आगे काम आएगा। अब देखिएगा जरा, ये जो Cl प्लस बना है ये रिएक्शन करेगा बेंजीन से, बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उसको इलेक्ट्रॉन देगा और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस टाइप का रिएक्शन का इंटरमीडिएट, जिसका कुछ खास नाम है, बनेगा। समझने के लिए आप देखिए, मैंने तो दिखा दिया भाई बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल को, भाई गरीब आदमी को इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, समझो, समझो कि ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया गया, इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे ब्रेक कर दिया, इस पाई बॉन्ड को हमने इस कार्बन पे ब्रेक कर दिया, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, सोचो जरा, माइनस चार्ज। इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। जहां माइनस आएगा वहीं से Cl को जोड़ दो, जहां माइनस आएगा वहीं से Cl को जोड़ दो, वहां Cl जोड़ोगे बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। लेकिन उस तरह दिखाते नहीं है, माइनस प्लस आप समझने के लिए सोच सकते हैं। दिखाते क्या है, हमेशा एरो किधर दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर दिखाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है रिएक्शन का, बिल्कुल आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट के बारे में, जीओसी, ये कार्बोकेटायन है, ये क्या है, कार्बोकेटायन है, और इसका स्पेशल नेम है यहाँ एरेनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरेनियम आयन, चाहे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ एक वर्ड लिखा है RDS, उसकी बात हम करेंगे लास्ट में। ये R.D.S क्या है, पहली बार अगर टर्म आप देख रहे हैं, काइनेटिक्स का टर्म है, जरूर लिखेंगे और बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत में बिल्कुल टर्म नए नए आएंगे, लेकिन बाद में रिपीट होगा, बाद में बिल्कुल रिपीट होगा। पहली कैटेगरी है इसलिए थोड़ा नया टर्म रहेगा, बाद में चीजें वही। और उस बात को समझ लेना है कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो है ही पांचों रिएक्शन में, तभी तो एक साथ पढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेप है डी प्रोटोनेशन। इस रिएक्शन का लास्ट स्टेप क्या है, डी प्रोटोनेशन। अब जरा देखो, जैसे ही ये वाला स्टेप हुआ, सेकेंड वाला स्टेप, इसमें क्या हुआ, बेंजीन का नुकसान। देखो, बेंजीन का नुकसान हो गया, एरोमेटिक से क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। वो तो नहीं चाहेगा भाई, एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है। सेकेंड स्टेप में जैसे Cl प्लस लगा तो बेंजीन का क्या हो गया, नुकसान हो गया है, नॉन एरोमेटिक बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेता है डी प्रोटोनेशन स्टेप से। डी प्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, उसी का रिमूवल, और उसके रिमूवल से देखेंगे फिर से अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वो गेन कर लेगा। ये है डी प्रोटोनेशन स्टेप। फिर से अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगा।
अब यहाँ जो AlCl4 माइनस है दैट विल रिमूव H प्लस और यहाँ फिर से बॉन्ड बन जाएगा। जरा समझना, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस जब निकलेगा H प्लस के फॉर्म में तो इस कार्बन पे क्या आएगा, ग्रीन जो मार्क किया है जहाँ Cl लगा है माइनस चार्ज, जब H प्लस निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये माइनस अब बगल में लगा है आपने प्लस, ये माइनस और बगल में लगा है प्लस मिलके फिर से पाई बॉन्ड बना लेंगे, बेंजीन को फिर से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। तो ये है फास्ट स्टेप। ये वाला लिख लो स्लो, ये वाला लिख लो स्लो स्टेप, और ये है फास्ट। बेंजीन को फायदा हो गया, फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर गेन हो गया। अब जो H प्लस निकला है वो Cl से कंबाइन हो जाएगा, HCl बनेगा और AlCl3 कैटलिस्ट था, फ्री हो जाएगा। AlCl3 विल गेट फ्री। उसका मेन रोल तो पहला स्टेप था। कोई कहे भाई फोकट में क्यों AlCl3, जब उसका कुछ काम तो लगा नहीं। लेकिन फोकट नहीं, वो देखिए जरा, किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को वीक करने में पोलराइज्ड, पोलर चीजें हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होती हैं नॉन पोलर चीजों के रिस्पेक्ट में। पोलर लोग हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जितना ज्यादा पोलराइज होगा बॉन्ड, जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। वो काम कर रहा है AlCl3 यहाँ पे, ये मेन रोल है उसका। अब कुछ टर्म आए हैं, जरा उनके बारे में पहली बार है, लिख लेते हैं, बाकी बहुत कुछ पढ़ना है। याद रखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म जब लिखा जाता है इसमें सबसे बड़ा रोल जानते हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा, उसका सबसे बड़ा रोल है मैकेनिज्म लिखने में। वहाँ बहुत सी बातें आपको क्लियर होंगी कि RDS क्या था, कहाँ से आया था, मैकेनिज्म कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ तो बस हम लिख रहे हैं कि ये होता है, लेकिन किसी को रैंडम आइडिया तो लगा नहीं कि ये लिखना है, कुछ तो होगा, कुछ तो रिजल्ट्स होंगे। वो रिजल्ट्स क्या है, आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़िए, ठीक है, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। चैनल पे चाहे तो प्लेलिस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा रोल है उसका भाई, उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इतने रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखे जाते हैं, सारा का सारा रोल, सारा का सारा बैकग्राउंड जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में ही छिपा है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का। खैर उसकी बात अभी रहने देते हैं। अब कुछ बातें इस रिएक्शन के बारे में, कुछ टर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक, इस रिएक्शन के कुछ फीचर्स। पहला पॉइंट, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल भाई, 3 स्टेप है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। यूजुअली ऑर्गेनिक में मोस्ट रिएक्शन मल्टी स्टेप ही मिलेंगे, मैक्सिमम रिएक्शन क्या मिलेंगे, मोर देन 1 स्टेप वाले, मल्टी स्टेप रिएक्शन। सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग, RDS। तो भाई किसी को आइडिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि मन किया होगा कि कैसे आप जान गए कि भाई वही स्लो है यही फास्ट है, कुछ तो डेटा होगा, बिल्कुल बात करेंगे हम। भाई सोचो, कोई लिख रहे कहानी, मैकेनिज्म में कहानी होती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझाने के लिए। आप कहानी में कैसे तय कर रहे हैं कि वो स्लो है, ये 3 स्टेप में वो सबसे स्लो है, सबसे स्लो वाले को RDS बोलते हैं, कैसे आप जज कर रहे हैं, क्या आपके पास? तो वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे कि कौन से वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो बताते हैं कि किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा। हवा में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन शुरुआत है, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ सकते हैं ना, जब मिक्स नहीं करेंगे चीज़ों को। लेकिन जो बिल्कुल आएगा, अभी के लिए लिखे और हम, ठीक है, सारे जवाब मैंने कहा, अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी जवाब आपको चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स, सीधा सीधा जवाब वहीं पे मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये होता है, कुछ तो होता होगा बैकग्राउंड, अभी के लिए रहने दो, अभी के लिए प्लीज, उसकी बात नहीं। सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा जरा ध्यान देना, लिखवाया है नाम, जरा रिएक्शन को देखिए, कुछ तो छुपा रहा है इसमें। लिखवाया है नाम भाई क्या, Cl2Br2 लिखवाया है, रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। जरा रिएक्शन का नाम हमने लिखा था हेलोजिनेशन। अब हेलोजन में तो I2F2 भी तो होते हैं, उनको आप तो लिखा नहीं, आपने लिखा Cl2Br2, नाम लिखे हेलोजिनेशन। हेलोजन तो वो लोग भी होते हैं F2I2, उनका नाम आपने क्यों नहीं लिखा? आप बोले ब्रोमीन लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं, तो क्या F2I2 नहीं होते? अब देखिए दिक्कत क्या है, होते हैं बिल्कुल, थ्योरेटिकली तो जायज है, लेकिन जरा देखते हैं कि क्या दिक्कतें हैं F2I2 के साथ। ठीक है, पहले इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट इज एरिनियम आयन, चाहे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे उसको, एरिनियम आयन, इंटरमीडिएट इज एरिनियम आयन।
एनी फैक्टर, आगे इसकी बात करनी है, एनी फैक्टर विच स्टेबलाइजेज, एनी फैक्टर विच स्टेबलाइजेज एरेनियम आयन, जो कि कार्बोकेटायन है, will enhance the rate of reaction. Any factor which stabilizes uranium ion will enhance rate of reaction. Will enhance rate of reaction. uranium ion को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस सारे रिएक्शन में आपको मिलेगा। अब कुछ और बातें, कुछ और देख लेते हैं, कुछ टर्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ही, कि भाई आपने F2I2 का नाम क्यों नहीं लिखा, उनके बारे में क्या, कुछ तो कुछ दिक्कतें हैं भाई लोगों के साथ है, वो भी हेलोजन ही है, उनका भी नाम होना चाहिए था, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे कुछ भी लिखने में भाई, जैसे Cl2 लिख दिया तो F2 लिख देता मैं, क्या दिक्कत थी, F लग जाता, क्या दिक्कत थी भाई, I लग देता, I बन जाता। लेकिन हम लोग वो लिखते हैं जो प्रैक्टिकली भी जायज हो। बात यहाँ भाई बोर्ड पे कुछ नहीं, बोर्ड पे तो मना तोड़ नहीं करेगा, नहीं मुझे मत लिखो, मैं नहीं होता हूँ। लेकिन यहाँ क्या बताया जाए भाई, कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये भी होना चाहिए कि प्रैक्टिकली जायज हो जाता हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है हेलोजेंस में, F2 Cl2 Br2 और I2, सबसे रिएक्टिव है F2। लेकिन अब हेलोजिनेशन कराते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, फ्लोरिनेशन इस तरह से कभी नहीं कराते, ठीक है। फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्जोथर्मिक, फ्लोरिनेशन क्या है, हाईली एक्जोथर्मिक है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फ्लोरिनेशन हाईली एक्जोथर्मिक है, और कभी भी, ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बेंजीन का नहीं कराते हैं। बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना हो, बेंजीन पे F लगाना हो, तो ये मेथड नहीं है, कुछ और मेथड है, आगे पढ़ेंगे इसकी मेन रिएक्शन क्या है। इनडायरेक्ट कुछ मेथड है, डायरेक्ट बेंजीन का फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं कराएंगे, ठीक है। एक्जोथर्मिक है, हाईली एक्जोथर्मिक है, लैब में कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हेंस डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन अल्टरनेट मेथड से बिल्कुल है, लेकिन ये मेथड लिख नहीं सकते। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज नेवर कैरिड आउट, इज नेवर कैरिड आउट। तो प्रैक्टिकल दिक्कत है, थ्योरेटिकली कोई बात नहीं है, वो तो बता ही रहेगा, हो जाऊंगा मैं भी, जब मेरी एक्टिव हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिकली कंट्रोलेबल नहीं है। अब तो आपने तो ठीक है, फ्लोरीन की बात है, फ्लोरीन बेकार है, आग उग लग जाती है। आयोडीन में क्या दिक्कत है, वो तो सबसे कम रिएक्टिव है, बिल्कुल। आयोडीनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा देखिए क्या दिक्कत है, वो एक्सोथर्मिक वाली तो प्रॉब्लम नहीं है। आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड रिवर्सिबल, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब आयोडोबेंजीन इज वेरी लो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लो, बहुत कम बनता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी लो। मतलब क्या है ये, अगर आप बेंजीन का इस तरह से आयोडीनेशन कराते हैं, चलिए हमने AlCl3 ले लिया कैटलिस्ट, ठीक है, बेंजीन से बन जाएगा आयोडोबेंजीन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, FeCl3 Fe कैटलिस्ट कुछ ले लिया और ये बन जाएगा, लेकिन अमाउंट जो बनेगा आयोडोबेंजीन का वो बहुत कम, वो बहुत कम बनेगा। अब जरा देखो दिक्कत क्या है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जायज है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिएक्शन मैक्सिमम किधर रहता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो इक्विलिब्रियम है दैट लाइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, दिक्कत है ये, इनकी दिक्कत है भाई। ये है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ही बनेगा HI वो आयोडोबेंजीन को फिर से बेंजीन में रिड्यूस कर देगा, और मैक्सिमम ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लाई करेगा। आपका प्रोडक्ट तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, खूब बेंजीन डालेंगे बनेगा प्रोडक्ट बहुत कम, तो ये सही नहीं है बना करना, है ना। लिखने में लिख सकते कोई बात नहीं, बोर्ड पे कॉपी पे लिखते रहिए, लेकिन हमको ये भी देखना है कि रिएक्शन में क्या दिक्कतें आती। तो ये है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो मतलब HI का प्रेजेंस आपके लिए दिक्कत है, HI का प्रेजेंस दिक्कत है यहाँ पे। तो भाई हमारे पास कोई बात नहीं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है,
ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, वो बता सकता है कि अगर इस टाइप की दिक्कतें आ रही है तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करा सकते हैं। ठीक है, एचआई की वजह से रिएक्शन पीछे शिफ्ट हो जा रहा है, बेंजीन ज़्यादा बन जा रहा है, मतलब अमाउंट बहुत आयोडोबेंजीन का बहुत कम मिल रहा है। तो जब झंझट जिसको है उसको हटा दीजिए, जो झंझट कर रहा है उसको हटा दीजिए, हटाइए हटाइए। भाई ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम प्रोडक्ट को हटाएं चाहे रिएक्टेंट को बढ़ाएं, आपने पढ़ा होगा, अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करें चाहे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम किधर ड्राइव होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो दोनों काम एक साथ कैसे, दिस समाधान है, समस्या है तो समाधान भी है। दिस इक्विलिब्रियम कैन बी ड्रिवन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन by using this equilibrium can be driven in forward direction by using strong oxidizing agents like HNO3 and HiO3। हम इनको यूज करके देखो क्या कर सकते हैं, ये समस्या ही हटा सकते हैं। क्या करेगा ये, मतलब हम बेंजीन ऐड करें, I2 डालें, AlCl3 ऐड करें, साथ साथ में इनको भी ऐड कर दीजिए, इनमें से किसी को ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेंगे, जैसे HNO3 लिया तो वो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, I2 में, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। हो गया आपका, देखो दो दो काम हो गया। जैसे आप HNO3 डाला, HI हट गया, और हटा तो बना क्या, I2। प्रोडक्ट हटा, रिएक्टेंट बढ़ा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, रिएक्टेंट का बढ़ गया एक साथ। अब ये दोनों बातें क्या इंडिकेट कर रही है कि ये रिएक्शन किधर, इक्विलिब्रियम किधर ड्राइव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। HiO3 भी ले सकते हैं, HiO3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। दोनों में आपको देखो HI हटता गया और प्रोडक्ट बढ़ता गया, रिएक्टेंट बढ़ता गया, दोनों ही चीजें आपको आयोडोबेंजीन का अच्छा खासा अमाउंट दे देंगी। करा सकते हैं आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन तो बहुत झंझट है, आयोडीनेशन में कुछ दिक्कत है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो तो डायरेक्ट नहीं करा सकते, फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं करा सकते। तो डायरेक्ट क्या अच्छा है, अब समझा नहीं, डायरेक्ट क्या अच्छा है, मतलब ये सब न्यू यूज करना पड़े तो डायरेक्ट अच्छा था, क्या था, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, इसलिए शुरुआत में उन्हीं को लिखा गया था बस। बाकी यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी लिख दीजिए, अरे हेलोजन ही तो लगाना है। लेकिन मेन बात है कि लिखना क्या है और होता क्या है, ये भी तो ध्यान देना कि वो जायज है कि नहीं, रिएक्शन प्रैक्टिकली होता है कि नहीं, यहाँ बस लिख रहे हो, इसलिए नहीं लिखा गया था। अब जरा देखिए, ये तो हेलोजिनेशन कराने का एक तरीका हुआ, अब एक कुछ और तरीके हैं, उनको लिख लीजिए। हेलोजिनेशन कैन also be carried out by using interhalogen compounds। आप इनको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, हेलोजन की केमिस्ट्री में, लेकिन कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं मैं, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स लाइक ICl, IBr, BrCl एटसेट्रा। नाम में ही है हेलोजन, FCl, BrI, उनके आपस में मिलने से बने हुए जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, हेलोजन्स के आपस में मिलने से बने हुए कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन। अब जरा देखिए, बेंजीन का हमने रिएक्शन करा दिया ICl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। आपको इलेक्ट्रोफाइल ही तो चाहिए, ICl में ऑब्वियस है, Cl पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, पार्शियल माइनस, I पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस। अरे Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको I प्लस ही तो चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, सोर्स मिल गया आपको, I प्लस का सोर्स लग गया, आयोडोबेंजीन लीजिए, बन तो गया। तो ये भी तरीका है आयोडीनेशन कराने का, प्लस HCl। चलिए इसी के साथ हम BrCl ले लेंगे, Br पे आएगा प्लस, Cl पे माइनस, बेंजीन के साथ ही। इस बार क्या लगेगा बेंजीन पे, जो प्लस वाला पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है रिंग पे, तो इस बार क्या बन जाएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन। और ये सब रिएक्टेंट, ये सब याद रखना, इसमें कैटलिस्ट नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। क्यों भाई,
कैटलिस्ट का काम क्या था? अब देखो जरा, ये इतने रिएक्टिव है, पोलर कंपाउंड है भाई, ये पोलर। कैटलिस्ट क्या कर रहा था? देखो जरा, Cl2 Br2 नॉन पोलर चीजों को पोलराइज करने में हेल्प कर रहा था। आपने शुरुआत में देखा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, और ये तो ऑलरेडी पोलर है। इन कैटलिस्ट लिखिए चाहे ना लिखे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना लिखा हो, मैं मान लेता हूँ, हो सकता है ना लिखो, तुम सोचना कि सर यहाँ कैटलिस्ट नहीं लिखा, कैसे करेंगे? अरे भाई खुद पोलर है, उनको जरूरत नहीं है पोलराइज करने की। Cl2 से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। पोलर बॉन्ड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेरिजन टू नॉन पोलर बॉन्ड के, ये तुरंत रिएक्शन कर देंगे विदाउट इनहिबिशन, इन ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आराम से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इतना फायदा है इनका। तो दोनों चीजों को जानिए, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन इटसेल्फ, बिकॉज हेलोजन्स आर नॉन पोलर, ये है क्या? पोलर। जो कैटलिस्ट का काम था उसमें तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या जरूरत है कैटलिस्ट की? हटाइए। तो ये हमने समझा क्या अभी हैलोजिनेशन के बारे में। अब सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, लेकिन आप देखिएगा जरा फीचर्स, जरा मैकेनिज्म देखिएगा। मैं यही कहूंगा कि मिलते जुलते, आपको मिलते जुलते चीजें, करेक्टर्स, फीचर्स दिखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एक कॉमन टाइप के रिएक्शन की। नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कई सारे रिएक्शन होते हैं और उनमें हम 5 को पढ़ने वाले हैं। तो उनके कुछ ना कुछ हमेशा चीजों को कैरेक्टर्स मिलते जुलते रहेंगे। व्हेन बेंजीन इज reacted with alkyl halide in presence of AlCl3 और FeCl3, AlBr3 भी लिख सकते हैं, AlCl3 AlBr3, लेविस एसिड कैटलिस्ट बोलते हैं इनको, FeBr3 AlBr3 कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है ये सब। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है कैटलिस्ट। इट प्रोड्यूसेज एल्काइल बेंजीन। इट प्रोड्यूसेज एल्काइल बेंजीन। एल्काइल मतलब वही मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन एंड सो ऑन। बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लगना, नाम ही है एल्काइलेशन, बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लगना। जरा देखिए, बेंजीन बना दिया हमने, ले लिया RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, और ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, R ग्रुप लग जाएगा और HCl अलग। AlCl3 तो कंज्यूम नहीं होगा, सिमिलर उसका काम है। इतना आपने गेस कर लिया होगा कि AlCl3 क्या करता होगा, कहीं ना कहीं इस चीज को फिर से पोलराइज करेगा और आसानी से आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करा देगा। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म लिखते हैं। अब इस बार थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। पहला स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन। पहला स्टेप RCl AlCl3, Cl अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, Cl अपना लोन पेयर देके क्या करेगा? AlCl3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, AlCl3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, R पे आएगा प्लस चार्ज, AlCl3 पे आएगा माइनस चार्ज। जैसे ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, आपको मिल गया अपने काम का चीज, आपको मिल गया R प्लस। यही R प्लस मतलब यही है इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का, AlCl4 माइनस। ये देखिए R प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था? ये इलेक्ट्रोफाइल आके रिंग से लगता है, जिसको हमने रीडिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला था। हाँ, हालांकि हमने ये बात नहीं किए थे कि आप ये कैसे तय करते हैं कि रीडिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो उसके लिए कौन से डेटा है वो हम बात करेंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, बस पता चल जाएगा धीरे धीरे। कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन कुछ समय के लिए होती है, बाद में जब हम समझ जाते हैं तो पता चल जाता है कि वो उनके पीछे लॉजिक क्या था। अभी R प्लस रिंग से लगेगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, एरेनियम आयन। यही बोल रहा था, मिलते जुलते की चीजें दिखेंगी, लगेगा कि सर वही रिएक्शन कॉपी कर रहे हैं, हाँ बस पहला स्टेप थोड़ा बदल दिया सर ने, और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, क्योंकि पहला स्टेप तो बदलना ही था इलेक्ट्रोफाइल। अरे चीजें बदल गई हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस Br प्लस था, अब इस बार इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R प्लस। इस बार हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R प्लस एल्काइल ग्रुप, ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप ही अलग होगा सारे रिएक्शन में, बाकी स्टेप मिलते जुलते ही लगेंगे। ये बन गया एरेनियम आयन चाहे सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
अब लास्ट स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप में बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देता है, एरोमेटिक से हो गया नॉन एरोमेटिक। उसको रीगेन करने के लिए लास्ट स्टेप क्या है? डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन स्टेप, यहां से H निकल जाएगा, ये बॉन्ड H प्लस का निकलना, डी प्रोटोनेशन, ये है फास्ट स्टेप। बेंजीन पे क्या लग जाएगा? एल्काइल प्लस HCl प्लस AlCl3 प्लस HCl प्लस AlCl3। दोनों मैकेनिज्म को आप 5 बार देखेंगे, लगेगा कि लगभग लगभग तो सिमिलरिटी ही है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट स्टेप, बस उसको छोड़ के। लेकिन अब इसमें कुछ खास बातें। इसके साथ कुछ समस्याएं हैं, तो जरा समझते हैं। अब नोट करके कुछ समस्याएं हैं इस रिएक्शन में, उनको समझते हैं। नोट करके लिखेंगे। सिंस कार्बोकेटाइन, अरे R प्लस है क्या? कार्बोकेटाइन, सिंस कार्बोकेटाइन इज एन इलेक्ट्रोफाइल in this reaction and हमने एल्कीन में भी पढ़ा है, वैसे कार्बोकेटाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? रीअरेंजमेंट की। कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी क्या है? रीअरेंजमेंट की। वो उसको अगर मौका मिला तो अपने से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देखते हैं वही सवाल, फिर से कार्बोकेटाइन का नाम आ गया। इट हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट। Hence, sometime we may not get desired product. तो कार्बोकेटाइन आ गया तो झंझट तो रहेगा, ये अरेंजमेंट की दिक्कत। देखते हैं, कई बार ऐसा होगा इस रिएक्शन में कि जो हम सोचेंगे कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, उससे आपसे रिएक्टेंट लेंगे और बन जाएगा कुछ और, जो चाहे वो ना बन के कुछ और बन जाएगा। देखते हैं क्या दिक्कत है, उसको हमको समझना है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोकेटाइन में झंझट है, कार्बोकेटाइन में तो ये दिक्कत रहेगी। जहां भी कार्बोकेटाइन का नाम आएगा किसी भी रिएक्शन में, ये तो दिक्कत, रीअरेंजमेंट वाली बात तो हमेशा रहेगी। अब जरा देखिए, कोई कहेगा बेंजीन से टोलुइन बनाओ इस रिएक्शन में, लो भाई बना दिया। बेंजीन लिया हमने, CH3Cl, अरे क्या किया आपने, R की जगह इस बार क्या ले लिया? CH3। R की जगह CH3 ले लिया, R तो बहुत कुछ हो सकता है, ले लीजिए कोई बात नहीं। बेंजीन की जगह ले लिया CH3Cl, R की जगह Cl हटा, CH3 प्लस बना, और ये लग जाएगा CH3, हो गया, बन जाएगा टोलुइन, प्लस HCl AlCl3 करते रहिएगा। ठीक है, अब बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन करा दिया सेकंड, ये पहला हो गया, बन गया टोलुइन। चलिए बेंजीन पे एथाइल ग्रुप लगाना है, हमने रिएक्शन कर दिया CH3 CH2 Br भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये ना लगे कि भाई केवल Cl ही लेते हैं क्या, नहीं भाई, Br भी ले सकते हैं। ये Br हटेगा, यहाँ प्लस चार्ज, वो रिंग से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? एथाइल बेंजीन। अभी तक तो कोई झंझट नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, R ग्रुप बदल बदल के हम देख रहे हैं। अब दिक्कत जो है अब शुरू होगी। अब बेंजीन से कोई कहेगा प्रोपाइल बेंजीन बनाओ इस रिएक्शन के थ्रू, आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करके बेंजीन से क्या बनाओ? प्रोपाइल बेंजीन। तो हमको पता है क्या करना है, ये देखिए CH2 क्लोरोप्रोपेन लेंगे, हम सोचेंगे भाई Cl यहाँ से हटेगा, देखो जरा, Cl हटेगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, Cl हटेगा, क्या आएगा? प्लस चार्ज, और वहीं से रिंग से जोड़ देंगे, तो आपका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो है प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, बनेगा, लेकिन ये बहुत कम बनेगा। अब दिक्कत है इसमें, ये क्या बनेगा? बहुत कम। आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था क्या? प्रोपाइल बेंजीन, वो बनेगा बहुत कम बनेगा।
आपने तो बिल्कुल वही पैटर्न लिया, अभी तक तो बनता आ रहा था। अब क्या दिक्कत हो गया? अब देखिए इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो आपने नहीं सोचा था, जो आप सोच के नहीं लिए थे रिएक्टेंट, आपका भाई पर्पज था, किसी ने पूछा कि प्रोपाइल बेंजीन बनाओ इस रिएक्शन में बेंजीन से, तो बनाने चले गए। और ये क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मेजर प्रोडक्ट। मोर देन 90% इसी का कंटेंट मिल जाएगा आपको। ये है मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, चाहे इसका नाम क्या है, क्यूमीन। नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, क्यूमीन। मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोपाइल बेंजीन न बन के आइसोप्रोपाइल। अभी क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत वही है कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। तो जरा देखते हैं क्या झंझट हुआ। भाई हमने तो सोचा था कि यहाँ प्लस आएगा, सीएल हटेगा, AlCl3 के साथ जो भी हो, प्लस आएगा, रिंग से जुड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या आप देखिए। लेकिन आपके भाई, लेकिन अब जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने तो थ्योरेटिकली सोचा था कि ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए था, और होना अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। मिल गया वो। कंपाउंड का बिहेवियर तो आप बदल नहीं सकते, आप उसको समझा सकते हैं, बस समझा सकते हैं। आप देखिए जरा, दिक्कत बस कार्बोकेटायन की है। चलिए AlCl3 थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। पहला स्टेप तो आप जानते ही है कि Cl अपना लोन पेयर देकर, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। Cl अपना लोन पेयर देके इससे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। Cl अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये हमने समझा। ठीक है, आपने सोचा कि भाई ठीक है, ये बना तो यहाँ बेंजीन से जुड़ जाएगा। लेकिन अब जरा देखो कार्बोकेटायन का क्या स्पेशल एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट कर लेता अपने आप को। अभी उस कार्बोकेटायन का आप देखेंगे कितने हाइपर कंजुगेशन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बस दो। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, जीओसी में हमने पढ़ा है, कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। तो हाँ, इसमें हाइपर कंजुगेशन बस 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होगा। लेकिन अब जरा देखिए, अब ये क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे? यहां से हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से बगल से क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, H पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। H पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। और ये H माइनस जाके किनारे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। H पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, और वो किनारे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये है रीअरेंजमेंट का एक तरीका। और भी तरीके हैं, ये बहुत सारे तरीके, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ये है रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। चाहे रीअरेंजमेंट भी ले सकते हैं। देखो इससे फायदा क्यों हुआ? अब देखिए, फोकट में नहीं होगा, फोकट में नहीं, उसको बहुत फायदा है इसमें। अब देखिए जरा, अब कार्बोकेटायन को चेक करो। अब इस कार्बोकेटायन के, इसको देखिए, अब इसके कार्बोकेटायन के कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रिस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। उनसे कहीं ज्यादा स्टेबल है। और अब यही कार्बोकेटायन, अब यहीं से ये रिंग से जुड़ जाएगा, उससे कहीं ज्यादा स्टेबल है। तो बहुत सारे कार्बोकेटायन होंगे वहां पे सिस्टम में, रिएक्शन सिस्टम में। लेकिन मान लो 1000 कार्बोकेटायन है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि 100 कार्बोकेटायन उस फॉर्म में होंगे, बाकी 900 जो होंगे वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, मोर स्टेबल फॉर्म में। और मेजर प्रोडक्ट आपका 90% प्रोडक्ट यहीं से बन जाएगा। वो भी बनेगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होंगे, बहुत कम बनेंगे। अभी यहीं से रिंग से जोड़ दो इसको। अब यही कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग से रिएक्शन कर लेगा, और जो चाहिए था उससे अलग, जो सोचा था उससे अलग प्रोडक्ट क्यूमीन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देख, तो दिक्कत है रीअरेंजमेंट की। कार्बोकेटायन किसी भी रिएक्शन में रहेगा तो ये चीजें रहेंगी, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रीअरेंजमेंट हुआ? क्योंकि उसको फायदा है। 2 हाइपर कंजुगेशन से सीधे 6, कहीं, ठीक है, मच मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मतलब इनिशियली फॉर्म कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज इटसेल्फ इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बाय मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन। सब हम देखते रहेंगे आगे, बहुत सारे तरीके हैं रीअरेंजमेंट के। एक दो इसका क्वेश्चन करेंगे। तो सोचा था प्रोपाइल बेंजीन, बन गया मेनली क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बन गया क्या मेनली? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब चलिए आगे। अब देखिए जरा, चलिए एक दो क्वेश्चन देखें इसका, रीअरेंजमेंट वाला, क्योंकि यही ज्यादा आता ही।
मान लो पूछ दिया ये कंपाउंड है, यहाँ H लगा है, CH2 Cl AlCl3, इस रिएक्शन का पूछ दिया मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, हमको बस कार्बोकेटाइन देखना है। मेजर प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। मेजर प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। तो पहले क्या होगा, देखो जरा CH2Cl है, AlCl3, हमको तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बस सर्च करना है। Cl अपना लोन पर देगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, Cl अपना लोन पर देके AlCl3 से कोऑर्डिनेट करेगा और वो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन। आप चेक करो इस कार्बोकेटाइन के कितने हाइपर कंजुगेशन, आप देखेंगे कुछ नहीं। इस कार्बोकेटाइन के कितने हाइपर कंजुगेशन है, कुछ नहीं। H यहाँ पे सर एक एक हाइपर कंजुगेशन, अभी H है, एक हाइपर कंजुगेशन। अब जरा देखो, अब ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्यों, यहां से हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस, ये इधर ब्रेक करेंगे, H पे क्या आएगा माइनस चार्ज, वो उधर जाके जुड़ जाएगा। अब बीच वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखना जरा रीअरेंजमेंट के बाद इसकी कंडीशन देखिए, ये तो इनिशियल बना है, आफ्टर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट चाहे इसको बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट के बाद इसकी कंडीशन जरा देखिएगा। ये जरा देखिए, अब खुद देखिए, खुद देखिए कि अभी कितना ज्यादा स्टेबल है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बोकेटाइन के, 9 अल्फा बहुत ज्यादा स्टेबल है। पहले एक था, अब है 9। अब यहीं से रिंग से जुड़ जाएगा, अब इससे स्टेबल तो हो नहीं सकता। अब यहीं से क्या करेंगे, हम रिंग से जोड़ देंगे। चलिए थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, अब यही बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट आपका मेजर क्या होगा, ये वाला टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। ये बन गया टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, देखा, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। अच्छा, हाइड्राइड शिफ्ट के अलावा ये मत सोचिए हाइड्राइड ही केवल H माइनस शिफ्ट होता था, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था। बगल से मिथाइल भी ग्रुप है, जरा देखिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप भी है, यहाँ H था, वो भी शिफ्ट हो सकता था, इस कार्बन में मिथाइल था और उस भी वो भी शिफ्ट हो सकता था। अब ये कैसे जानेंगे क्या शिफ्ट होगा, भाई मिथाइल भी उधर करा सकते थे, अभी हम देखते हैं। सिंपल साइंस का आंसर है भाई जिसमें फायदा है, सिंपल एक लाइन में आंसर है, जिसमें फायदा है वो होगा, जिसमें कार्बोकेटाइन अब ठीक है ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, उसको फायदा होगा। कोई कहे सर आपने H माइनस क्यों करा है, मिथाइल करा दीजिए, करा देते हैं, हमने रब पे चेक कर लिया, ठीक है, ये कोई इन्फॉर्मेशन की बात ही नहीं है, क्या शिफ्ट कराना है, तो आंसर ये सोचना है किसमें फायदा होगा। अब अगर कोई बच्चा सोचो जरा, हाइड्राइड शिफ्ट ना करा के यहाँ से CH3 माइनस को यहाँ शिफ्ट करा देता है, मतलब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, CH3 पे आया माइनस चार्ज और ये CH3 माइनस यहाँ जाके CH2 प्लस से जुड़ गया, तो देखो क्या बनता, इस केस में कैसा कार्बोकेटाइन बनता, इस केस में कैसा कार्बोकेटाइन बनता, आप जरा इस कार्बोकेटाइन को देखो और उसको देखो, इन दोनों में आप खुद कंपेयर कर लो कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो क्या शिफ्ट हो, देखो जरा इसके कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे भी, 5, 3 2 5, तो क्या, और उसके कितने थे, 9, सीधे आंसर मिल गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी क्या शिफ्ट होगा मिथाइल की हाइड्राइड, तो हम बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस में फायदा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, रफ पे चेक कर लो तुरंत बना के। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन है कोई क्या शिफ्ट कराना है, बगल से 1 2 मतलब विसिनिटी, अगल बगल पोजिशन से, नेबरिंग कार्बन से, ठीक है, इनिशियली फॉर्म कार्बोकेटाइन से क्या होगा, इनिशियली फॉर्म कार्बोकेटाइन ये था, उससे बगल वाले कार्बन से कुछ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या शिफ्ट होगा वो हम हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं, चाहे सोच सकते हैं मन में, यहाँ क्या शिफ्ट कराएंगे तो कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए इस बार क्या कराया गया, हाइड्राइड शिफ्ट। कई बार आपको मिथाइल शिफ्ट भी मिलेगा क्वेश्चन करेंगे तो, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे मेन बात देखिए, मेन बात, बट नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट occur if FeCl3 is used, FeCl3 is used as catalyst, but no rearrangement occur if FeCl3 is used as catalyst। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
FeCl3 अगर कैटलिस्ट की तरह लेंगे तो मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। मतलब चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं उसी क्वेश्चन को। उसी क्वेश्चन में अगर ये दे दिया CH3 यहां पे H है और यहां लगा दिया CH2Cl, लेकिन कैटलिस्ट बदल दिया FeCl3 और उस पर क्या था AlCl3, तो सिंपल जो क्या होगा भाई, यहां से Cl हटाएंगे, यहां पे प्लस चार्ज आएगा। सोच लीजिएगा जरा, Cl FeCl3 से कोऑर्डिनेट करेगा, वहां प्लस चार्ज आएगा। अब वहीं से जुड़ जाएगा ये, इसी CH2 से ही जुड़ जाएगा, इसी CH2 से ही जुड़ जाएगा वो। और प्रोडक्ट देखो विदाउट रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट बनेगा क्या, विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, रीजन यही है कि FeCl3 उतना पोलराइज नहीं करा पाता, ठीक है। FeCl3 उतना पोलराइज नहीं करा पाता सी बॉन्ड Cl को जितना AlCl3 करा कर सकता है। FeCl3 का जो पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, बॉन्ड को पोलराइज करने की क्षमता AlCl3 से कम है, इसलिए यहां पे कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं। इनकेस कहीं पूछता है तो याद रखिएगा, FeCl3 उतना ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाता जितना AlCl3 करता है, इसलिए रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होता है FeCl3 के केस में। लेकिन यूजुअली आपको AlCl3 वाला ही मिलेगा का सवाल, आप करते रहिएगा, ज़्यादा मिलेगा वहीं जहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मौका मिले तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकेटाइन का, और जो सोचेंगे उससे अलग प्रोडक्ट वो भी ज़्यादा बन जाएगा। अभी तक हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा कि क्या लिया, बेंजीन, उसका रिएक्शन कराया एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 चाहे FeCl3 कैटलिस्ट। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है, R+। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है, R+। R+ हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, यही R+ इलेक्ट्रोफाइल आपको R+ ही अगर चाहिए तो इसको और भी बनाने के तरीके हैं, जरा देखिए क्या बना कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने के और भी तरीके हैं। वो सबसे फेमस था एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3। उसी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन को आपको इलेक्ट्रोफाइल R+ ही तो चाहिए, फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल R+ चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल R+ कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाई फॉलोइंग मेथड्स। मतलब ये है कि फ्रीडल-क्राफ्ट कराने के और भी तरीके हैं, फॉलोइंग मेथड्स। जरा देखिए, ये भी कहीं आ सकता है, यूजुअली तो वही आता है जो शुरुआत में लिखा गया है, लेकिन कहीं फ्रीडल-क्राफ्ट का ये भी मेथड यूज किया जा सकता है, क्वेश्चन में मिल सकता है। लेकिन इन सब मेथड में एक बात कॉमन होगी, कहीं ना कहीं ये लोग R+ दे रहे होंगे। जरा देखिए, पहला मेथड है बेंजीन का आप करा दीजिए रिएक्शन एल्कीन से, बेंजीन का रिएक्शन किसी एल्कीन से करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H+, BF3, ये सब कैटलिस्ट से करा दीजिए और आपको बन जाएगा क्यूमीन। फिर से देखते हैं कैसे, एल्काइल हैलाइड AlCl3 नहीं लिया गया, फिर भी एल्काइल बेंजीन बन गया, हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि आप देखेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं बना लेता है कार्बोकेटाइन। जरा देखो कैसे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। एल्कीन जो है H+ को इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बोकेटाइन बना लेगा। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जरा देखिए, समझने के लिए, आपके समझाने के लिए मैंने पाई बॉन्ड को इधर की ओर ब्रेक कर दिया। मैंने, प्लीज ये सब दिखाते नहीं, हमेशा मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल से, एल्कीन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की ओर। अपने समझने के लिए आप सोच सकते हैं, मैंने पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया, किनारे वाले कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज, किनारे वाले कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, वहां H जोड़ देंगे और बीच वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। हो गया कार्बोकेटाइन, हो गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ लो इसको। अब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है यार, 6 हाइपर कन्जुगेशन है, इधर उधर करोगे तो इससे बेकार ही निकलेगा। अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस होते, मतलब इससे भी स्टेबल बन सकता था, तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। अब ऑलरेडी स्टेबल है, अब क्या होगा, अब इसी से रिंग से जोड़ दीजिए, अब ये यहीं से रिंग से जोड़ दीजिए, अब यहीं से रिंग से जोड़ दीजिए, बन जाएगा क्या, कार्बोकेटाइन, ओ सॉरी कंपाउंड, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। चेक कर लो, आखिर में कार्बोकेटाइन बन गया, तो हो गया एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये भी तरीका है, हम बेंजीन के साथ साथ इंस्टीड ऑफ एल्काइल हैलाइड AlCl3 हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऐसे भी करा सकते हैं, एल्कीन और एसिड कैटलिस्ट लेके। और भी देखिए एक तरीका, लेकिन अल्टीमेट पर्पज क्या था कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन ही बनेगा। एक और मेथड है दूसरा,
बेंजीन का रिएक्शन हम एल्कोहल से भी करा सकते हैं। एल्कोहल, चलिए मान ले हमने एक एल्कोहल ले लिया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट, इसको हटा दे, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट, और इस केस में भी आपको क्यूमीन बन जाएगा, इस केस में भी देखो क्यूमीन बन जाएगा। तो फिर से एक बात कॉमन हो जाएगी कि भाई कहीं ना कहीं ये भी वही कार्बोकेटायन फिर से बन रहा होगा, तभी तो क्यूमीन बन रहा है। देखो कैसे, जब H प्लस आप लेंगे, O के पास क्या है, लोन पेयर, अब यहां हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, O अपना लोन पेयर देके H प्लस को एक्सेप्ट, ये ब्रॉन्शेट बेस की तरह काम करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, O अपना लोन पेयर देके H प्लस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और ये देखो ये बन जाएगा OH2 प्लस, जो कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा होगा 22, ठीक है। एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बना है O और H के बीच में, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के ही है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब जैसे ही O पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही O पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। आप देखेंगे कि फिर से आपको वो वाला वही सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो बन रहा था बन गया, H2O यहां से निकल जाएगा। अब देखिए फिर से तो आप वही पहुंच गए, देखिए सिमिलरिटी, फिर से वही कार्बोकेटायन आ गया, फिर से वही कार्बोकेटायन बन गया। तो एल्कोहल भी एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट हो जाएगा, H2O बनाएगा, और H2O प्लस बनेगा, वो यहाँ से H2O निकलने के बाद फिर से कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटायन को वहीं से जहाँ C प्लस बना है वहीं से बेंजीन लगाइए, बन जाएगा फिर से क्यूमीन, बन जाएगा फिर से क्यूमीन। तो अलोंग विथ एल्काइल हैलाइड AlCl3 हम एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट कर सकते हैं, ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कहलाते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन था एल्काइल हैलाइड AlCl3 वाला, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, जो ये सब था, जो ये सब था। आप चलिए, तो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में बहुत सी बातें। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, व्हेन बेंजीन, कई मेथड है इसमें भी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराने के, लेकिन सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन मेथड लिखेंगे, उसके बाद जो और तरीके हैं उनको भी समझ लेंगे। व्हेन बेंजीन इज reacted with acid halide, when benzene is reacted with acid halide in presence of Lewis acid, acid halide मतलब वही oil halides, oil chlorides, Lewis acid catalyst like AlCl3, AlBr3, FeCl3, it produces acyl benzene, acyl benzene, देखो it produces acyl benzene, बेंजीन लेंगे RCOCl acid halides in presence of AlCl3, और ये बन जाएगा COR प्लस HCl, नोट कर, COR प्लस HCl। देखिए देखिए मैकेनिज्म बस मिलते जुलते सारे स्टेप है। मिलते जुलते ही सारे स्टेप दिखेंगे। पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl अपना लोन पेयर देगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, RCOCl जैसे Cl में प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा,
जैसे Cl पे प्लस चार्ज आएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। और ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल एसाइल कार्बोकेटाइन। ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज एसाइल कार्बोकेटाइन। आप देखेंगे ये तीनों रिएक्शन अभी तक जो देखा हमने, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन के मैकेनिज्म बहुत हद तक आप देखिए कैरेक्टर एकदम मिलता जुलता कैरेक्टर। अब देखिए दूसरा स्टेप, दूसरा रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ रिंग। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये रिंग से रिएक्शन कर लेगा, भाई प्लस चार्ज है रिंग, उसको इलेक्ट्रॉन देगा। यही मेन क्या था इसका, रे डिटरमाइनिंग स्टेप। यही है रे डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको थोड़ा सा, हाँ, रे डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। एसाइल कार्बोकेटाइन टर्म, और ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, चाहे एरिनियम आयन, COR। ये है एसाइल एसाइल ग्रुप। और लास्ट स्टेप है इसमें डीप्रोटोनेशन का। AlCl4 माइनस विल रिमूव H प्लस, सिमिलर है पिछले रिएक्शन से। H प्लस यहां से हटेगा, फिर से देखो जरा। तो पहला स्टेप बहुत तो डिफर करेगा, बाकी एकदम देखो सिमिलर सिमिलर। H प्लस हटेगा, HCl, AlCl3 फिर से फ्री, एसाइल ग्रुप लग जाएगा। अब आर बहुत कुछ हो सकता है, अभी करेंगे कुछ एग्जाम्पल, अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन आप देखिए मैकेनिज्म मिलते जुलते हैं। और ये आप समझ गए कि पहला स्टेप देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर कहाँ पड़ेगा सारे रिएक्शन में, इनमें पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑब्वियस है भाई इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग है, इलेक्ट्रोफाइल्स अलग अलग है, तो अंतर तो पड़ेगा ही। अदरवाइज सेकेंड एंड थर्ड स्टेप आप देखेंगे सेम टू सेम होगा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, सेम टू सेम लिखे जाएंगे। अब कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। इस रिएक्शन के कुछ जनरल फीचर्स जो है, पहले एल्काइल वाले में क्या था, रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट वाली बात नहीं होगी, इसमें रीअरेंजमेंट का दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। जरा देखिए, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट अकर फॉर एसाइल कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट अकर फॉर एसाइल कार्बोकेटाइन। क्यों? बिकॉज इट इज इटसेल्फ, खुद ही स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। उसमें रीअरेंजमेंट कब था, कार्बोकेटाइन बना, वो अपने से ज्यादा स्टेबल बन सकता था, तो वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, वो सब हो गया। लेकिन एसाइल कार्बोकेटाइन खुद ही स्टेबल है, बिकॉज इट इज इटसेल्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिएगा कोई रीअरेंजमेंट नहीं। ये देखो, ये हमारा कार्बोकेटाइन था, अब प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, बगल में O का लोन पेयर है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है इसमें। प्लस चार्ज और O के लोन पेयर के बीच में क्या है, कॉन्जुगेशन। इटसेल्फ स्टेबलाइज्ड। क्या रीअरेंजमेंट होगा, जहां पे C पे प्लस बनेगा वहीं से रिंग से जोड़ दीजिए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सीधा सीधा रिएक्शन है, क्योंकि ये प्लस खुद ही स्टेबल है, खुद ही लोन पेयर के साथ इसका कॉन्जुगेशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
तो रीअरेंजमेंट वाली समस्या एसाइलेशन में नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल बड़े फेमस एग्जाम्पल है बेंजीन का। अब हम आर का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। CH3COCl से रिएक्शन कराया, बेंजीन का रिएक्शन कराया किससे? CH3COCl से। Cl हट जाएगा, क्या बनेगा? COCH3 एसिटोफिनोन। Cl हट जाएगा, एसिटोफिनोन। अरे Cl लगा, Cl हट गया, ये Cl हटाया तो बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। Cl हट जाएगा, बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और वो जुड़ जाएगा वहां से एसिटोफिनोन। फिर इसका रिएक्शन करा दिया हमने। एक और कंपाउंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एसाइलेशन की कैटेगरी में, अगर उसको भी नोट करना, नाम जरूर नोट करना, 11th एनुअल का क्वेश्चन है। और 12th बहुत सारे बोर्ड में एसिटोफिनोन नाम से बहुत बार क्वेश्चन आएगा। एसिटोफिनोन क्या होता है आपको आइडिया होना चाहिए। ये देखिए, इसका इस बार हमने रिएक्शन कराया बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर से Cl हट जाएगा, Cl हटेगा और यहां से जुड़ जाएगा। भाई ये Cl हटा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, Cl हटेगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, और रिंग से जुड़ गया। ये है बेंजोफिनोन। ये क्या है? बेंजोफिनोन। ये है बेंजोफिनोन, नोट कर। ये है बेंजोफिनोन। और भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। रिएक्शन तो बहुत सारे आएंगे इसके, लेकिन ये दोनों एसाइलेशन में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। अब जरा देख, कुछ दिक्कतें हैं। सम टाइम इसको नोट कर लें जरूर। फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन may occur during acylation. Sometime failure of alkylation may occur during acylation. ऐसा हो सकता है कि हमने रिएजेंट लिया हो एसाइलेशन वाला और प्रोडक्ट बन गया क्या? एल्काइलेशन वाला। जरा देखिए स्पेशल केस है ये। मान लो बेंजीन का रिएक्शन आपने कराया, ये कंपाउंड देखिए, बेंजीन का रिएक्शन इससे करा दिया, बिल्कुल हमने रिएजेंट लिया है एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड से तो होता है एसाइलेशन, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट जरा देखिए इसका, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो है टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। ये तो एल्काइलेशन प्रोडक्ट है, एसाइल ग्रुप तो नहीं। एसाइल में तो CO लगा रहना चाहिए, C डबल बॉन्ड हो, और बन क्या गया यहाँ पे? एल्काइलेशन प्रोडक्ट। अब देखते हैं कैसे। तो इसको दिमाग में रखना है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। स्पेसिफिक है कि कभी कभी लेंगे एसाइलेशन वाला रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्काइलेशन वाला। क्यों? ये COCl था, जब इसका AlCl3 से रिएक्शन होगा तो Cl अपना लोन पेयर देख के इससे बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से बॉन्ड निकल जाएगा, ये हमने समझाया। और ये बनेगा, क्या देखो, ये बनना चाहिए था, लेकिन ये बनता नहीं। अब इसमें से जैसे ये बनेगा, ये तुरंत यहाँ से इस चीज को देख लो, यहाँ से CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, यहाँ से CO निकल जाएगा, और ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोकेटायन, जो कि बहुत स्टेबल होता है। हमने जीओसी में पढ़ा, टर्सरी कार्बोकेटायन जो है ये वाला, इवन बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल है। टर्सरी कार्बोकेटायन बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी ही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। हमने सोचा था एसाइलेशन होगा, और उसमें से क्या हो गया? डीकार्बोनिलेशन बोलते हैं इसको, मतलब CO निकल गया और एल्काइलेशन R+ बन गया। तो R+ बन गया तो एल्काइलेशन होना ही था। ये स्पेशल है, जरा नोट कर लो, एसाइलेशन में ये दिक्कत है।
क्यों हो गया, बस इतना ही बता सकते हैं। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन। हाईली स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब जरा देखिए, एसाइलेशन कुछ अलग तरीके से भी करा सकते हैं, जरा देखते हैं। एक तो बेहतर तरीका है, सबसे मेन, एसिड हैलाइड AlCl3। देखिए, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एफसी मतलब फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, can also be carried out in following ways, in following ways, along with acid halide AlCl3, वो तो सबसे कॉमन है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी तरीके से मेंशन रह सकता है फिडेलक्राफ्ट, जरा देख लीजिए। जैसे हमने एल्काइलेशन में कुछ तरीके देखे अलग, हम एसिड हैलाइड ले सकते हैं और उसका रिएक्शन करा देंगे, सॉरी बेंजीन लिया हमने और बेंजीन का रिएक्शन करा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, और फिर से आपको वही बन जाएगा एसाइल बेंजीन, एसाइलेशन हो जाएगा फिर से। देखते हैं कैसे। कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट और एसाइलेशन हो गया फिडेलक्राफ्ट। देखिए, बस हमको इलेक्ट्रोफाइल ही तो समझना है। अभी हमने देखा था उसमें भी एल्काइलेशन में कि जैसे ही अगर H प्लस एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में हमेशा वो अपना लोन पेयर देके H प्लस से हो जाता है प्रोटोनेट। एसिडिक मीडियम में हमेशा वो अपना लोन पेयर दे के क्या हो जाता है, H प्लस से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट। यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा यहाँ से H2O लिबरेट हो जाएगा, जैसे प्लस आएगा वो पे H2O लिबरेट हो गया और आपको जो चाहिए वो मिल गया। आपको तो यही कार्बोकेटाइन चाहिए था, आपका तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही यही था, इसाइल कार्बोकेटाइन। अब ये रिंग से लगाते रहिए, आप जानते हैं इसके बारे में, बन गया इसाइल। भाई पर्पज तो वही है कि कहीं रिएजेंट कुछ भी हो, जनरेशन ऑफ बन गया इसाइल कार्बोकेटाइन, तो अब तो इसाइलेशन होना ही है। देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, इसाइल ग्रुप लग जाएगा। तो ये एक तरीका है। एक और तरीका है, दूसरा है, चलिए बी लिखते हैं, लेकिन जो लिखवाया गया शुरुआत में वो मोस्टली मिलेगा आपको, वो मोस्ट कॉमन है जो शुरुआत में लिखवाया गया है। लेकिन इनके अलावा इंस्टेड ऑफ दैट ये भी कहीं कहीं मिल सकता है एसाइलेशन के लिए ही। देखिए, बेंजीन का रिएक्शन करा सकते हैं हम किसी एसिड एनहाइड्राइड से। क्या, एसिड एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, और इस केस में भी आपको एसाइलेशन हो जाएगा। देखते हैं कैसे, इस केस में भी एसाइलेशन हो जाएगा, प्लस बनेगा कार्बोक्सिलिक साइड में, AlCl3 तो कैटलिस्ट। अब देख, इतना तो देख सकते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं चूंकि COR ही लग रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही कार्बोकेटाइन बन रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल, वही देख लेना है बस अब कैसे बन रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं R एसाइल कार्बोकेटाइन ही बन रहा होगा, देखते हैं। तो बस उस स्टेप को हमको समझना है कि कैसे एसाइल कार्बोकेटाइन इसमें बन रहा है। ये देखो, O अपना लोन पेयर देके, O के पास लोन पेयर है, O अपना लोन पेयर देगा, AlCl3 से कोऑर्डिनेट कर लेगा, OCO, वो पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, AlCl3 माइनस R। अब इसके बाद वाला स्टेप मेन है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए। अब देखिए, इसके बाद देखिए, ये बॉन्ड इधर, ये आगे, और ये यहां पे समझ लेंगे एक ही साथ में, तो बन जाएगा आपको RCO प्लस। समझने के लिए जरा देखिए, इस पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, इस पाई बॉन्ड को इधर O की ओर, तो C पे क्या आएगा, इस C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। जरा ध्यान देना, प्लस माइनस समझने के लिए बस, इस C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस C पे क्या आएगा, ग्रीन वाले C पे आएगा प्लस चार्ज। अब सिग्मा बॉन्ड को मैंने O की ओर ब्रेक कर दिया, C पे प्लस आएगा और O पे क्या आएगा, इस O पे क्या आएगा, बीच वाले O पे माइनस चार्ज, और मिलके वहां बॉन्ड बना लेंगे, और प्लस चार्ज अब कहाँ आ जाएगा। अब जरा देखो, जब इस O को हटाओगे तो इस C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस और लोन पेयर मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये बनेगा। आपको मिल गया हमारा, यही तो है। अरे, इसी का तो एक कैनोनिकल फॉर्म, एसाइल कार्बोकेटाइन का कैनोनिकल फॉर्म ही है, कुछ नया नहीं, वही चीज है, सेम चीज है वो, और ये सेम ही है, कैनोनिकल फॉर्म में उसका बन गया। और साथ में क्या बना रहेगा, साथ में बना रहेगा ये RC डबल बॉन्ड O AlCl3, बाद में आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा, बन गया कार्बोकेटाइन एसाइल।
तुमको अगर नहीं दिख रहा है तो बना लो कैनोनिकल फॉर्म। अरे उधर बनाया तो था, इसके कैनोनिकल फॉर्म बनाइए, वही सेम चीजें है दोनों। कैनोनिकल फॉर्म अलग अलग चीजें नहीं होती, देख लीजिए। तो बस हमको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझना था कि इन रिएजेंट्स में जब हम थोड़ा सा बदल दिया तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, उसको समझिए बस। क्वेश्चन करेंगे इसका, बहुत सारा काम आएगा ये। चलिए, ये हो गया 3 रिएक्शन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। फोर्थ रिएक्शन क्या है? नाइट्रेशन। when benzene is reacted with mixture of concentrate H2SO4, when benzene is reacted with mixture of concentrate H2SO4 and concentrate nitric acid, जिसको बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। when benzene is reacted with mixture of concentrate H2SO4 and concentrate nitric acid, it produces nitrobenzene। नाइट्रोबेंजीन देखते हैं, इट प्रोड्यूसेज नाइट्रोबेंजीन। कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3, और ये बन जाएगा क्या? नाइट्रोबेंजीन प्लस H2 नाइट्रोबेंजीन। देखते कैसे हुआ। मेन हमको पहला स्टेप ही समझना है, तो इसका मैकेनिज्म पहला स्टेप ही समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो भी है कैसे बनेगा। अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आ चुका है कि यहाँ पे दोनों ये चीजें एसिड है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी एसिड, HNO3 भी एसिड, लेकिन यहाँ पे कोई एक बेस की तरह काम करता है इस रिएक्शन में, वो कौन है? ये क्वेश्चन आया था, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखो, इस रिएक्शन में HNO3 बेस की तरह काम करता है और H2SO4 एसिड की तरह। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं भाई, ये तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों, तो अब एसिड बेस कैसे बना दे रहे हैं? लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड किस में है? वाटर जब सॉल्वेंट लेते हैं जो आयनिक में बराबर करते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन यूजुअली इनका। वाटर जो सॉल्वेंट की तरह लेते हैं तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं, बेंजीन है खुद। यहाँ सॉल्वेंट वाटर ना होगा, खुद बेंजीन है। और बेंजीन में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, वो काम करेगा एसिड की तरह, और ये काम करेगा ब्रॉन्जेड बेस की तरह, वो H+ लेगा, H2SO4 H+ देगा, जिसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? HNO3। ये देखिए, ध्यान देना है, ये बन गया HSO4-। यहाँ HNO3 कैसे काम करता है इस रिएक्शन में? बेस की तरह, बेस की तरह काम करता है। अब देखो ये H2O+ बन गया यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दीजिए और ये बॉन्ड बना लीजिए। OH जो है, HNO3 का OH क्या करेगा? H+ लेके प्रोटोनेट हो जाएगा और बन जाएगा, यहां से H2O निकालो, यहां से H2O हट के आप देखो बन गया, ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+। ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2+। नोट कर ले। अब बाकी अगले स्टेप, ये तो पहला स्टेप था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो कैसे हुआ, H2O के रिमूवल के बाद वो NO2+ बन जाएगा, लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा है अब NO2 का रिंग से रिएक्शन। अब ये स्टेप बड़े कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये स्टेप तो बड़े दिखाया है, ये इधर, ये इधर,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, स्लो स्टेप। मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग। लास्ट स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन कौन कराएगा, जो HSO4 माइनस पहले निकला है पहले स्टेप में, दैट विल रिमूव H प्लस। मतलब H2SO4 अल्टीमेटली इसमें कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। H2SO4 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होगा, उसका कोई कंजम्पशन नहीं। HSO4 माइनस विल रिमूव H प्लस, डीप्रोटोनेशन स्टेप, ताकि फिर से एरोमेटिक हो जाए वो, जो कि सेकेंड स्टेप में उसका एरोमेटिसिटी नुकसान हो चुका है, नॉन एरोमेटिक हो चुका था, एरोमेटिक से फिर से रीगेन कर लेता है डीप्रोटोनेशन स्टेप। ये आप कई बार देख चुके हैं। बन गया NO2 नाइट्रोबेंजीन। अब जिस तरह एल्काइलेशन एसाइलेशन कराने के कई सारे मेथड थे, उस तरह नाइट्रेशन कराने के भी सबसे सबसे मेन मेथड यही है, यूज ऑफ नाइट्रेटिक मिक्सचर सबसे कॉमन यही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिएजेंट हम ले सकते हैं, उनको जरा नोट कर ले कि फॉर नाइट्रेशन other reagents can also be used। कौन कौन है, can also be used, कौन कौन है जरा लिख लीजिए। कॉन्क HNO3 ले सकते हैं, मतलब इंस्टीड ऑफ, सबसे मेन तो यही है, सबसे मेन ये रिएजेंट है कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3। यूजुअली आपको जब भी बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना होगा तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आ सकता है। कॉन्क HNO3 ले सकते हैं, ये सॉल्ट ले सकते हैं। क्यों भाई, देखो मेन पर्पज क्या है, हमको ऐसा कोई चाहिए जो NO2 प्लस बना सके, ऐसा कुछ चाहिए जो NO2 प्लस जनरेट कर सके। मतलब उससे नहीं, मतलब है NO2 प्लस से वही इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको जनरेट करने के और भी मेथड है। कॉन्क HNO3 ले सकते हैं, NO2 प्लस, ये देखिए इसमें ये तो सॉल्ट है, सीधे के सीधे इसमें NO2 प्लस दिख रहा है। N2O5 ले सकते हैं, ठीक है, एसिटल नाइट्रेट ले सकते हैं। ये सारे रिएजेंट में हमको, मतलब बेंजीन के साथ अगर ये भी कुछ लिखा हो, इनमें से कुछ भी, बेंजीन के साथ साथ एरो पे ये भी कुछ लिखा हो इनमें से कुछ भी, तो भी नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा। तो ये नोट कर लो इसको। लेकिन ये सबसे कॉमन है जो पहले लिखा गया है। इसके अलावा ये रिएजेंट भी कहीं मिल सकते हैं, बेंजीन पे लिखा हुआ एरो पे, तो नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा। चलिए आगे चले। लास्ट रिएक्शन है, लिस्ट नहीं, लास्ट बस, सबसे अलग है वो, इसलिए सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है उसको, सबसे अलग है अपने पांचों लोगों में, और वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, when benzene is reacted with कॉन्क H2SO4 और ओलियम। ओलियम क्या होता है, अरे H2SO4 प्लस SO3। when benzene is reacted with conc H2SO4 or oleum, it produces benzene sulfonic acid। it produces benzene sulfonic acid। मेन बात, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इससे पहले एक रिवर्सिबल रिएक्शन और टर्म आया है, आयोडीनेशन। आयोडीन लगाते हैं चाय वाला, बताया था मैंने, वो भी रिवर्सिबल है, और सल्फोनेशन भी रिवर्सिबल है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। बाकी सब क्या थे, ई रिवर्सिबल। ये मेन बात है, इसको नोट कर लो। तो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन रिवर्सिबल है, बाकी सब ई रिवर्सिबल वाले थे। देखिए, तो बेंजीन प्लस कॉन्क H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, चाहे ओलियम ले सकते हैं,
बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और H2O। इसका रिएक्शन का आगे बहुत यूज करते हैं, रिवर्सिबिलिटी का है, इस रिवर्सिबिलिटी का बहुत यूज किया जाता है। एक बात यहां देख लें भाई, अपने इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को, अगर इक्विलिब्रियम तो कैसे भी अचीव कर सकते हैं, रिएक्टेंट से शुरू करके आप प्रोडक्ट की ओर जा सकते हैं, प्रोडक्ट से शुरू करके वहां आ सकते हैं। मतलब क्या, बेंजीन और कॉन्क H2SO4 लेंगे तो वो बन जाएगा ज्यादा से SO3H। अगर कहीं सल्फोनिक, इसका मतलब उल्टा देखिए, अगर कहीं बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसमें डाइल्यूट, उसमें वाटर ऐड कर दें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में वाटर ज़्यादा ऐड कर दें तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। तो बहुत इसका आगे एप्लीकेशन दिखेगा आपको। ये है रिवर्सिबिलिटी का फायदा। देखो रिवर्स डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड में वाटर ऐड कर दीजिए, आपको बेंजीन मिल जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे क्या यूज है इस बात का। अभी के लिए सल्फोनेशन की बात सबसे अलग है, बहुत कुछ अलग है इसमें। तो मैकेनिज्म जरा लिखते हैं। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसमें SO3 होता है, जरा नोट कर ले क्या होगा रिएक्शन। H2SO4 की रिएक्शन से बनेगा SO3। SO3 प्लस SO3 का स्ट्रक्चर भी याद देख लें, सब जानते हैं। अच्छा चलो लास्ट में लिखना ही, HSO4 माइनस, ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल है SO3। SO3 इस रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप, इसका रिंग से रिएक्शन, इसका रिंग से रिएक्शन, ये देखिए सारे स्टेप रिवर्सिबल, सारे स्टेप रिवर्सिबल है। सारे स्टेप रिवर्सिबल है। ये फॉर्मेशन हो गया एरिनियम आयन का। थर्ड स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, ताकि अपना एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से वो गेन कर सके। डीप्रोटोनेशन कौन कराएगा, जो HSO4 माइनस पहले स्टेप में लिखा था, दैट विल रिमूव HSO4 माइनस विल रिमूव H प्लस, HSO4 माइनस विल रिमूव H प्लस। पहले स्टेप में जो HSO4 माइनस लिखा है यहाँ पे वो और ये बन गया क्या, SO3 माइनस, SO3 माइनस प्लस H2SO4। और डीप्रोटोनेशन स्टेप इसका RDS है, सवाल में बहुत फर्क पड़ेगा इसका। डीप्रोटोनेशन स्टेप इसका ही नहीं, याद रखिए आयोडीनेशन भी, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं लिखा था उसका, मैं बता दूं आयोडीनेशन में भी डीप्रोटोनेशन स्टेप रिमूवल ऑफ H प्लस RDS है उसका। बाकी सब स्टेप के कंपेरिजन में स्लो। जब हम लोग काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ेंगे लेक्चर, तो उसमें देखेंगे कितना असर पड़ता है इस सब चीजों का। सबसे अलग है ना, बाकी सब में RDS स्टेप क्या था, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ रिंग, लेकिन इसमें RDS स्टेप कौन सा है, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। और फोर्थ है ये जो एनायन बना है, ये जो एनायन बना है दैट विल टेक H प्लस फ्रॉम H3O प्लस, और ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। नोट कर लो इसको, सबसे अलग है ये, याद रखना। रिवर्सिबल आयोडीनेशन का भी, अगर आयोडीनेशन का भी पूछा जाए RDS स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। आयोडीनेशन और सल्फोनेशन एक टाइप के हैं, रिवर्सिबल है। बाकी सब क्या थे, इरिवर्सिबल। उनमें उनमें कौन सा था RDS स्टेप, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ रिंग, जो सेकंड स्टेप था। इसमें थर्ड स्टेप, जब हम काइनेटिक आइसोटोपिक वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां फर्क पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखा जा रहा है RDS। ये जानना जरूरी, ये जानना जरूरी है। इस तरह से 5 रिएक्शन ये हमने पढ़ लिए मैकेनिज्म, ठीक है। आगे भी बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन अगर इनको समझेंगे तो आगे और भी रिएक्शन जो आएंगे इस कैटेगरी में आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। इलेक्ट्रोफाइल्स बस बदलते रहेंगे, और क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स बदलते रहेंगे, रिएक्शन सेम टू सेम रहेगा। आज हमने बात की है बेंजीन पे कोई ग्रुप लगाने की। मतलब बेंजीन ऐसे था, उसमें 6 H खाली थे, 6 H को हटा के कोई ग्रुप लगाएगा, लगाया आपने, उसको बोलते हैं
आज हमने जो भी पढ़ा दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे डाई, अब दूसरा ग्रुप लगाएंगे कहाँ। एक ग्रुप लग गया, 5 पोजीशन अभी भी खाली है, अब दूसरा ग्रुप लगाना है, फिर तीसरा भी ग्रुप लगाएंगे। ये उसमें कौन से फैक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस क्या है, ये सब बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जरूर देखिएगा, पहले इसको सीक्वेंस में नोट कर लो क्योंकि इसका रेफरेंस आता रहेगा, इसी के रेफरेंस में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप शुरुआत लेक्चर से आप देखिए सीक्वेंस में चीज़ें हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जरूर समझ में आ जाए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।